हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल के स्टडीज़। अभी तक हमने अभी हम पढ़ रहे थे लेटेस्ट में सिविलाइजिंग द नेटिव चैप्टर। तो सिविलाइजिंग द नेटिव चैप्टर में अभी तक जितना हमने पढ़ लिया, हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि ब्रिटिश व्यू पॉइंट। हमने एक बार इंट्रोडक्शन में वापस दे देता हूँ। हमने इंट्रोडक्शन में हमारे टॉपिक हमने कवर करने थे जो इस चैप्टर में, वो थे ब्रिटिश व्यू पॉइंट ऑन इंडियन एजुकेशन। ब्रिटिशर्स क्या सोचते थे कि इंडियन की एजुकेशन कैसी थी, इंडिया में जो स्टडी करी जा रही थी यानी कि पाठशाला के थ्रू पढ़ाया जा रहा था वो ठीक भी था या गलत था, और फिर लोगों के व्यूज़ जो बढ़ गए थे, ये हमने सब एक रिपोर्ट के थ्रू जाना था जो रिपोर्ट थी विलियम एडम्स की। फिर अगला हमने जब ये हमारा टॉपिक हो गया था, फिर नेक्स्ट हमने देखा कि ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्ट के बारे में पढ़ा था। हमने ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्ट के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। फिर हमने वुड्स डिस्पैच से हमें आज करना था। सो लेट अस प्रोसीड ऑन वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच क्या था? अभी तक हमने देखा था कि चार्टर एक्ट के तहत 1 लाख रुपए ब्रिटिशर्स को इंडिया में गवर्नमेंट हर एक स्कूल पे खर्च करने थे एजुकेशन पे, पर वो मनी को सैंक्शन जो करा गया था उसे 2 डिकेड्स के लिए छुआ नहीं गया था, जिसकी वजह से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। फिर लॉर्ड मैकॉले ने बोला था कि वेस्टर्न एजुकेशन सिखानी चाहिए। उसके बाद हमने देखा था कि 1835 में उनके तहत एक इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आ गया था। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उनके इस प्रस्ताव को सही कहा गया था उनके थ्रू। फिर हमने पढ़ा था कि एक डिस्पैच लॉन्च करा गया था 1854 में, जो डिस्पैच ब्रिटिशर्स के द्वारा करा गया था वही डिस्पैच है वुड्स डिस्पैच। अब वुड्स डिस्पैच देखते हैं। The Education Act of 1835 made the English the medium of instruction for the higher education. The government began to set up in the middle schools. Then they were taken to establish a system of university. तो अब क्या हुआ था, जब एजुकेशन एक्ट आया था 1835 का एजुकेशन जो एक्ट था, उसने इंग्लिश को मीडियम ऑफ हायर इंस्ट्रक्शन बना दिया था। मीडियम ऑफ हायर इंस्ट्रक्शन, सॉरी, लेट मी डू इट अगेन, सॉरी। मीडियम फॉर हायर एजुकेशन का बना दिया था मीडियम। अब यूनिवर्सिटी जो थी वो भी इंग्लिश में करवाने लगे थे उनका काम। अब आगे क्या हुआ? अब क्या हुआ था, पहले तो टेक्स्ट बुक थी नहीं, पर अब टेक्स्ट बुक छपने लगी थी, और जो टेक्स्ट बुक छप रही थी वो इंग्लिश में छप रही थी। मतलब अब इंग्लिश इतनी इन्फ्लुएंशियल बन गई थी कि इंग्लिश डोमिनेट कर रही थी धीरे धीरे। अब बिगन टू प्रोड्यूस इन द ओरिएंटलिस्ट इंस्टीट्यूशन ओरिएंटलिस्ट के जो थे, जैसे कोलकाता में मदरसा था और बनारस में जो कॉलेज था, बॉय लिखा है सॉरी, जो कॉलेज था उसे टेम्पल ऑफ डार्कनेस कहा गया। मतलब अंधेरे के मंदिर। मतलब इसमें जो नॉलेज सिखाई जा रही है वो गलत सिखाई जा रही है। मतलब इतना प्रभावशाली बना दिया था कि उन्होंने छवि बदल दी थी पूरी देखने की। पहले पाठशाला को सुप्रीम माना जाता था, अब पाठशाला को कुछ नहीं माना जा रहा था उनकी वजह से, बस ब्रिटिशर्स की वजह से। इन 1854 द इंग्लिश बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज। इंग्लिश ऑफिशियली लैंग्वेज मतलब सॉरी, इंग्लिश बाद में ही ऑफिशियल लैंग्वेज बनी थी। चार्टर एक्ट के 1844 में फाइनली ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी थी इंडिया की भी। ऑन द गवर्नमेंट्स अनाउंस दैट द इंडियंस विच वर एजुकेटेड ब्रिटिश इन द ब्रिटिश स्कूल वुड बी गिवन जॉब्स इन द गवर्नमेंट सर्विसेज। फिर गवर्नमेंट ने जो थी, मतलब जो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने कहा कि जो इंडियन अब क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि जो इंडियंस ब्रिटिश स्कूल में पढ़ रहे हैं वही इंडियन आगे जाके गवर्नमेंट सर्विसेज में बैठेंगे, गवर्नमेंट सर्विस के एग्ज़ाम में बैठेंगे, जो एग्ज़ाम लंदन की यूनिवर्सिटी में होता था। लंदन की यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे लिखा है लंदन की यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये जो वुड था, वुड डिस्पैच जो था, उसका एक ही बुलेट पॉइंट में मैंने पूरा वुड डिस्पैच कवर कर दिया। वुड डिस्पैच का था, चार्ल्स वुड वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल spread education in India with a great efforts, and wrote a dispatch to Lord Dalhousie in which education department and university should be modeled on the London University, at least one government schools in each district, and training of the mother tongue of the Indians। मतलब चार्ल्स वुड ने क्या कहा, चार्ल्स वुड ने बोला था कि, तो चार्ल्स वुड ने क्या करा, एक डिस्पैच यानी कि एक लेटर लिखा कि ने लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी कौन थे? लॉर्ड डलहौजी तब के गवर्नर जनरल थे। फिर उन्होंने कहा कि जो इंडिया के स्कूल है वो लंदन की यूनिवर्सिटी के जैसे एक मॉडल होने चाहिए कि हाँ, अब जब पढ़ाई हो रही है
जब इंग्लिश मीडियम बन चुका है तो हर एक बच्चे को इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा है वही लंदन की यूनिवर्सिटी में बैठेगा सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स के लिए। यह था पूरा वुड डिस्पैच। अब इसका मैं एक बार आपको पूरा इरेज कर देता हूँ, फिर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लेगा। इरेज ऑल, यप, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए एक बार। डन, होप सो डन। हाँ, तो अब नई स्लाइड पर चलते हैं। ये वुड्स डिस्पैच ही है। वुड्स डिस्पैच का थोड़ा सा और पॉइंट है ये। तो अब क्या हुआ, वुड प्रेशर्ड, वुड मतलब चार्ल्स वुड ने प्रेशर करा था कि इंग्लिश को मीडियम ऑफ एजुकेशन बनाना ही पड़ेगा हायर लैंग्वेज के लिए, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये टेस्ट बदल देगा इंडियन का टेस्ट कैसे बदलेगा वो भी जानेंगे। ओवर 19th सेंचुरी मिशनरी स्कूल्स वर सेटअप ऑल ओवर इंडिया। मिशनरी स्कूल्स क्या होते थे, जो क्रिश्चियन स्कूल्स थे ना, क्रिश्चियंस जो स्कूल थे उन्हें मिशनरीज कहते थे। वो क्या करते थे ना, वो मिशन पे थे, मतलब एक टाइप से मिशन था उनका कि उन्हें हर स्कूल में क्रिश्चियनिटी सिखानी पड़ेगी। क्रिश्चियनिटी इन द सेंस हर जो हिंदू है उनको अपना रिलीजन छोड़ के क्रिश्चियन बनना पड़ेगा, मुस्लिम को अपना रिलीजन छोड़ के क्रिश्चियन ही बनना पड़ेगा, ये नेसेसरी कर देता। फिर पाठशाला दैट सपोर्टेड द वेस्टर्न आइडिया सिस्टम दैट वॉज सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स। मतलब जो पाठशाला सपोर्ट कर देती वेस्टर्न एजुकेशन को, जो पाठशाला वेस्टर्न एजुकेशन के साथ थी, मतलब फेवर में थी, जो फेवर में और नॉन फेवर, ये देखो, जो फेवर में थी उनको तो बहुत ज़्यादा पैसे दिए जाते थे, ठीक है। ये जो 1 लाख रुपीज़ खर्च करे जा रहे थे सिर्फ जो फेवर में थे उन पाठशाला के ऊपर करे जा रहे थे, पर जो फेवर पे नहीं थे उन्हें ना ऐसे ही छोड़ा जा रहा था, उन पर प्रेशराइज करा जा रहा था कि तुम्हें पाठशाला बंद करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से उन्हें पाठशाला बंद करनी पड़ रही थी। या तो उनके तहत, यानी कि या तो उनके अंडर आना पड़ रहा था ब्रिटिशर्स को, उनको सपोर्ट करना पड़ रहा था। Indians were convinced by telling them they would be able to recognize advantage that flow from the expansion of the trade and commerce. मतलब अब क्या हुआ, इंडियंस क्या, अब आप सोचते होंगे पर इंडियंस कैसे कन्विंस हुए। इंडियंस को ये बोला गया कि यार भाई, अगर तुम हमारे साथ जुड़ोगे तो तुम्हें थोड़ी आइडिया आ जाएगा कि क्या कैसे ट्रेड होता है, कैसे कॉमर्स चलता है, कैसे हर एक चीज़, कैसे बिजनेस हैंडल करा जाता है, जिसकी वजह से इंडियंस लालची इन द सेंस हर एक इंसान लालची होता है, तो उनके अंदर भी लालच आ गया, जिसकी वजह से वे ब्रिटिशर्स के साथ जुड़ गए। द प्राइमरी मोटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज टू क्रिएट अ पर्सन ब्लड इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट ब्रिटिश इन टेस्ट एंड ओपिनियन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट ऑफ दिस पेज मोस्ट इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट है। इसमें क्या लिखा है, प्राइमरी मोटिव जो था ब्रिटिशर्स का, उन्हें ऐसा क्लास ऑफ इंडियंस बनाना था जो इंडियन तो हो, खून से इंडियन हो, कलर से इंडियन हो, पर ब्रिटिश हो टेस्ट से, मतलब जिनके ओपिनियन ब्रिटिशर्स से मैच करते हो, जो ब्रिटिशर्स के अंडर काम करते हो। देन लास्ट पॉइंट, दिस इंडियंस कुड बी एबल टू पास फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर सिविल सर्विसेज। मतलब जो मैंने आपको बताया था, जो सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम होते थे वो लंदन में होते थे, लंदन में, तो उसके क्या क्राइटेरिया होते थे कि हाँ तुम सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। उसके 3 क्राइटेरिया होते थे। पहला क्राइटेरिया होता था कि तुम्हें ब्रिटिश स्कूल से पढ़ना था, दूसरा तुम ब्रिटिशर्स के साथ होने चाहिए थे, तीसरा जो पाठशाला जो लोग ये थे बिल्कुल, मतलब जो ब्रिटिशर्स को अपना सुपीरियर मानते थे, जो ब्रिटिश स्कूल में पढ़ते थे, वही सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में बैठ पाते थे, वरना बाकी किसी को बैठने नहीं दे जाता था। डन, इसका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट टॉपिक, रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज का क्या रोल था। क्रिश्चियन मिशनरीज जो वो मैंने आपको बताया था, जो स्कूल थे उनका क्या रोल था, वो क्या सिखाना क्या चाह रहे थे। अब सीखते हैं वो क्या सिखाना चाह रहे थे। क्रिश्चियन मिशनरीज लाइक विली कैरी फेल्ट दैट एजुकेशन शुड अटेम्प्ट टू इम्प्रूव मॉरल कैरेक्टर्स। Printing press was set up in 1800. The missionary schools were set up in India all over to promote education. इसमें आपको बता देता हूँ मेन क्या है। एक तो इसमें मेन है ये वाला बुलेट पॉइंट का, विलियम कैरी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका तो क्वेश्चन आता ही आता है, प्रिंटिंग प्रेस कब बना था। प्रिंटिंग प्रेस वॉज मेड अप इन 1800। ये तब बना था जब क्रिश्चियन मिशनरीज, मतलब जो क्रिश्चियंस के स्कूल थे वो सेटअप हो गए थे ऑल ओवर इंडिया। विलियम कैरी सोचते थे कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो मॉरल कैरेक्टर्स को बढ़ाए, मतलब इज्जत करना सिखाए लोगों की। डन, इसकी एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन क्या था, लेट अस स्टडी अबाउट द हंटर कमीशन। द फेमस हंटर कमीशन सेट अप in 1800 under W. Hunter was an influential commission for the primary and secondary education. The commission, after reviewing the existing system of the education, gave many recommendations for the changes to be made in the improvement of the system on the school
कॉलेजेस वर ओपन एंड द हंटर कमीशन रिकमेंडेशन फॉर द इम्प्लांटेशन, मतलब एक कमीशन लॉन्च करा गया था हंटर कमीशन 1882 में अंडर डब्ल्यू हंटर। वो इन्फ्लुएंशियल था क्योंकि वो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में हेल्प करता था। वो कमीशन जो होता था वो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में खर्च किया जाता था। अब इसका मेन रोल क्या था, इसने क्या एडवांटेज दिया था, इसका सिर्फ एक ही एडवांटेज था जो सबसे ज़्यादा प्राइमरी एडवांटेज था, वो था ये फर्स्ट गवर्नमेंट स्कूल सॉरी Yep. So first government high school for girls was established in Bombay. The most important contribution of this commission, मतलब पहला जो गवर्नमेंट स्कूल खुला था हाई स्कूल गर्ल्स के लिए, वही जो बॉम्बे में खुला था, जो अभी भी है, वो पहला स्कूल खुला था हाई स्कूल का, वो हंटर कमीशन के तहत ही खुला था। मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इसका है कि इसने एक हाई स्कूल खुलवाया था लड़कियों के लिए। इसका एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। डन। नेक्स्ट लाइक द एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन, ये लास्ट टॉपिक है इसका, सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसका टॉपिक खत्म हो जाएंगे। महात्मा गांधी वैल्यूड द लाइफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज रादर देन द टेक्स्ट बुक himself literacy also simple learning and right by itself didn't count as education। महात्मा गांधी क्या मानते थे, महात्मा गांधी ये मानते थे कि लाइफ का एजुकेशन, लाइफ का एक्सपीरियंस जो होता है वो सबसे बड़ी नॉलेज होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। टेक्स्ट बुक में कुछ भी नहीं लिखा, अगर टेक्स्ट बुक हिंदी में हो और ईजी हो पढ़ने के लिए, वो ही बेस्ट होती है। He argued that the colonial education created a sense of inferiority in the minds of the Indians and made the Indians to see Western education as superior and destroyed their own culture। वो मानते थे कि जो ये कॉलोनियल एजुकेशन आई थी, कॉलोनियल एजुकेशन मतलब इंग्लिश जो सिखाई जा रही थी, उससे इंडियन इन्फीरियर बन रहे थे। इन्फीरियर सुपीरियर, सुपीरियर मतलब बड़े, इन्फीरियर मतलब घटे हुए छोटे। वो मानते थे वो छोटे हैं, ओहदे में कद में छोटे हैं वेस्टर्न ब्रिटिशर्स से। फिर क्या हुआ, उन्होंने एक ऐसी इमेज बना दी थी ब्रिटिशर अपने इंडियंस के माइंड में इन चीज़ों ने कि ब्रिटिशर सुपीरियर है, जो उनके हिसाब से अच्छा नहीं था। ही ओपाइंड द एजुकेशन ऑट टू डेवलप पर्सन माइंड एंड सोल, सो व्हेन द पीपल वर्क देयर हैंड एंड, मतलब वे कहते थे महात्मा गांधी की एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो बच्चा कर रहा है, जो जिसमें वो इंटरेस्टेड है, वही चीज़ों को वो सपोर्ट करे, ना कि एक ही चीज़ों को सपोर्ट करे। जैसे उसके हाथ अच्छे है तो वो क्राफ्टिंग में जा रहा है तो वो क्राफ्टिंग ही करे, उसे ज़बरदस्ती करके पढ़ाया ना जाए इंग्लिश हिंदी ऐसे सब्जेक्ट। ठीक है, अब सेकंड लास्ट पॉइंट, दिस टू ही आर्ग्यूड है, ये आर्ग्यूड नहीं है, वो आर्ग्यूड है। ही आर्ग्यूड दैट द स्टूडेंट्स टू लीव ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम इंस्टीट्यूट इन ऑर्डर टू शो द ब्रिटिश दैट इंडियंस वर नो लॉन्गर विलिंग टू बी इंसेल्ड। वो उन्होंने क्या करा, उन्होंने पेरेंट्स को टारगेट नहीं करा, महात्मा गांधी ने टारगेट करा डायरेक्ट बच्चों को टारगेट करा। उन्होंने बच्चों को ये कहा कि हमें इनके स्कूल छोड़ देने चाहिए, तुम्हें इनके स्कूल छोड़ देने चाहिए और इन्हें ये दिखाना चाहिए कि हाँ तुम इनके गुलाम नहीं बनना रहना चाहते, गुलाम नहीं रहोगे तुम इनके, अब तुम अपनी मनमर्जी के हो। Thus, it can summarize that the Gandhiji advocated that the education is all around the process which draws the best from the children। गांधी जी एट द एंड ये मानते थे कि एजुकेशन वही चीज़ है, एजुकेशन ही वो चीज़ है जिसकी वजह से एक इंसान, एक बच्चे का, एक लड़के का, एक लड़की का, एक औरत का बेस्ट निकल के आता है। ठीक है, ये स्लाइड है, इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। डन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, लास्ट स्लाइड। ये पूरी स्टाइल मैंने रविंद्रनाथ टैगोर पे डिनोट करी है, बिकॉज रविंद्रनाथ टैगोर से सेकंड मोस्ट क्वेश्चन आता है। रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ said that he didn't love to going to the school, he found it suffocating and school were like a prison for him। Growing he wanted to set up the school where the children were happy and could be free creative। अब टैगोर क्या मानते थे, टैगोर मानते थे कि वो ना स्कूल, टैगोर जो थे रविंद्रनाथ टैगोर, वो ना स्कूल को एक जेल मानते थे, प्रिजन मानते थे, और क्लास में बैठ के वो मानते थे कि वो बार्स के अंदर बैठे हैं, मतलब जेल के अंदर बैठे हैं। उन्हें स्कूल जाना खुद पसंद नहीं था, जैसे हमें नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, मुझे पसंद है स्कूल जाना। ठीक है, तो उन्हें स्कूल जाना पसंद नहीं था और वो कहते थे कि यार मैं ऐसा स्कूल बनाना चाहता हूँ जो आगे जाके बच्चों को क्रिएटिव बनाए, जो बच्चे जो करना चाहते हैं वो करें, जो वो फ्री रहे, मतलब जो आइडियाज़ महात्मा गांधी के थे वही डिट्टो आइडियाज़ रविंद्रनाथ टैगोर के भी थे। अब लास्ट बुलेट पॉइंट है ये, इन 19, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा जीरो ऐड हो गया, 1901 he designed a school called Shanti Niketan in Calcutta। Here the children were left to experience their own thoughts and desire। 1901 में उन्होंने फाइनली अपना खुद का एक स्कूल खोला, शांति निकेतन उसका नाम पड़ा, वो कलकत्ता में खोला था उन्होंने।
उसमें बच्चे जो करना चाहते थे उन्हें वो पूरा प्रोत्साहित करते थे, उन्हें पूरा सपोर्ट करते थे, मॉरली भी और फिजिकली भी। डन। ये लास्ट स्लाइड है, मैं इसकी आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। हाँ, थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग विद मी। यहीं तक आपका चैप्टर था, चैप्टर अब ख़त्म होता हुआ है। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियोस, हमारे दोनों पार्ट अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर यूट्यूब चैनल। और भी लोगों तक हमारा चैनल को रीच करवाइए, हम चाहते हैं और भी लोगों के पास ये चैनल पहुँचे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको नोट्स भेज दूँगा, बट इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि आपको नोट्स चाहिए या नहीं। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग। बाय।